নমস্কার, আমি অর্কদীপ্ত। আজ কথা বলবো এমন একজনের সঙ্গে যাকে দেশের মানুষ চেনেন দ্য আয়রন লেডি নামে। প্রাক্তন প্রাইম মিনিস্টার অটল বিহারী বাজপেয়ী তাকে বলেছিলেন ডটার অফ ইন্ডিয়া। 2000 সালের সিডনি অলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে অলিম্পিকে মেডেল জেতেন, ব্রোঞ্জ मेडल। আমি কথা বলবো আজকে कर्णम मालेश्वरी साथे। कर्णम मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी 24 घंटा में। थैंक यू सो मच। पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था स्वयं सिद्धा, ये जो अवार्ड प्रोग्राम था खास करके औरतों के लिए, जो महिलाएं हमारे देश के लिए प्राइड लाए हैं, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा कि और बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारा इंडिया में हमेशा जेंडर डिफरेंसेस मानते हैं एंड जबकि महिला भी बढ़ चढ़ के हर एक क्षेत्र में अपना छवि छोड़ रहे हैं एंड स्पेशली स्पोर्ट्स में तो बहुत ही अच्छी तरह कर रहे हैं। तो इस तरह के जो अवार्ड्स महिलाओं को देते हैं तो उनकी मनोबल बढ़ता है। देखिए, अगर इस तरह के जो फंक्शंस और अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो ये हमारी हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव एंड बहुत मोटिवेटेड रहेगा। मैम, 2000 साल सिडनी ओलंपिक्स पूरे देशवासी के लिए एक अलग ही आप माहौल बना दिए थे, अलग ही प्राइड लाए थे। थोड़ा उसको अगर हम रीथिंक करें या मेमोराइज करें, क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ था उस समय? देखिए, सिडनी ओलंपिक्स में जाने से पहले ये था कि हमारा हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं या कोचेस, उनकी माइंडसेट ये था कि ओलंपिक्स में जाना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब मेडल के लिए सोचते ही नहीं थे कि भी हम मेडल भी ला सकते हैं। और इवन ये मेरे साथ भी एक घटना हुआ है कि मैं जिस दिन फ़्लाइट ले रही थी सिडनी के लिए, उस टाइम में भी हमारे कुछ लोग थे कि भी ओलंपिक्स में जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है और इससे आगे कुछ नहीं कर हो सकता है। मतलब वही मेडल लेना बड़ा टफ है, बहुत मुश्किल है ये। मतलब उनकी था नामुमकिन वाला एक थॉट थी। मेरा माइंड में तभी ये हुआ था जबकि मैं गोल्ड लेने जा रही थी, ब्रॉन्ज नहीं, सिर्फ 2 किलो की वजन से मेरा ब्रॉन्ज पे आपने 240 किया था, 242 से। वो भी कोचेस की जो कैलकुलेशन है, गलती की वजह से मेरा गोल्ड वहाँ मिस हुआ। अच्छा। लेकिन उसके बाद हमारा लगातार ओलंपिक्स में महिला एथलीट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भी जो हमारी माइंडसेट थी कि भी हम पार्टिसिपेशन से आगे नहीं बढ़ सकते, उस चीज़ को मैंने ब्रेक किया। उसके बाद जो मेरे जूनियर बच्चे जो आ रहे हैं उसको और आगे लेके जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैम, बहुत लोगों ने, जैसे कि मेरी कॉम ने, जहाँ हम सबने जानते हैं मेरी कॉम ने क्या किया है, हाल ही में मीराबाई चानू ने जो मेडल लाए हैं देश के लिए, वो लोग बोलते हैं कि आप एक इंस्पिरेशन थे उन लोगों के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए लास्ट 3 ओलंपिक में 15 मेडल जो इंडिया को मिला है, 7 उनमें से मिला है महिलाओं को। तो आपके बाद ही ये चेंज आया है, तो ये लोग उभर के आ रहे हैं आगे, तो क्या बोलना चाहेंगे? तो यही खुशी होती है कि वही है ना कि भी जहाँ तक सोच होता है तो वहीं तक हम सोच पाते हैं। वहाँ तक कि अगर हम लोग यहाँ खड़े होके अगर मैं सोचती रहूँ कि मैं ये पहाड़ी चढ़ पाऊँगी कि नहीं, तो कभी भी नहीं, जब तक कोशिश नहीं करेंगे। अगर एक उस बैरियर को तोड़ता है तो आगे लाइन अपना बन जाता है। तो वो बैरियर मैंने तोड़ा, तो अब लाइन बन गई है और धीरे धीरे और भी मेडल्स आएंगे। मैम, 21 साल का गैप के बाद फिर से हमको वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला है। आपके ब्रोंज के बाद अभी मीराबाई चानू ने सिल्वर लाया। इतने सालों तक क्यों हम लोग को सक्सेस नहीं मिला? देखिए, मैं हमेशा शुरू से ही बोल रही हूँ कि हमारा टाइम से अब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी इंडियन एथलीट्स को हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, साई है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन उन बच्चों के लिए कर रही है जो ऑलरेडी नेशनल जीत के इंटरनेशनल लेवल में पहुँचे हैं। अभी भी हमारा जो रियल टैलेंट जहाँ है ना, रूरल एरियाज़ में, वहाँ जहाँ टैलेंट है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कोचिंग नहीं है। जब तक हम लोग वहाँ ग्रास रूट लेवल में नहीं पहुँचते, थोड़ी बहुत हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अभी काफ़ी स्टेट्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हर एक स्टेट अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अनाउंस कर रही है। जैसे अभी मैं दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर में काम कर रही हूँ। ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है पूरा हिंदुस्तान में जो 6th क्लास से शुरू होकर PhD तक बच्चे इसमें रहेंगे। क्योंकि हमने स्पेशली ये सोच के रखा कि इंजीनियर्स बनाने के लिए हमारे पास IIT कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है डॉक्टर्स बनाने के लिए, लेकिन एक ओलंपिक मेडलिस्ट या वर्ल्ड चैम्पियनशिप को बनाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने पहली बार पहल की है कि भी 6th क्लास से लेके यूनिवर्सिटी PhD तक हम लोग हमारे बच्चों को प्रमोट करेंगे। एंड यहाँ एजुकेशन पे तो ध्यान देंगे, लेकिन
ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा कि हम यहाँ से वर्ल्ड लेवल के वर्ल्ड चैम्पियंस एंड ओलंपिक मेडलिस्ट को प्रोड्यूस करें। मैम दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपकी एकेडमी भी है जहाँ पे आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हो। फ्यूचर क्या लग रहा है आपको आगे आने वाले ओलंपिक 2024 ओलंपिक है, उसके बाद जितने भी ओलंपिक्स है, फ्यूचर क्या लग रहा है बच्चों को देख के? देखिए, अब मैंने बहुत स्ट्रगल करके मैंने अपनी एकेडमी बनाई है। मेरा खुद ओन लैंड लेके, मतलब बाकी जो एकेडमी बने उनको तो लैंड वगैरह गवर्नमेंट ने काफ़ी किया, लेकिन मैंने अपना भी कर रही हूँ। इसका मेन उद्देश्य यही है कि 2 किलो की डिफरेंस से मैंने गोल्ड मिस करके आई हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चुभन है कि मैं जो गोल्ड में वहाँ छोड़ के आई हूँ वो इंटरेस्ट के साथ मैं वापस लाना चाहती हूँ। तो मैं इसलिए अपनी एकेडमी में मैं ओन अपनी इंटरेस्ट से बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उन लोगों को एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम सारी फैसिलिटीज़ दे रही हूँ, और पूरी मुझे उम्मीद है आने वाले ओलंपिक्स में मेरा एकेडमी से काफ़ी मेडल्स आएंगे आगे। मैम अभी आप जो बच्चों को नारिश कर रहे हो, अभी उनको देख रहे हो, इसमें से लड़कियां कितने हैं? क्योंकि लड़के लड़की दोनों ही हैं। लड़कियां कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कितने लड़कियां आते हैं? लड़कियों को देख के मुझे काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि काफ़ी अंडर प्रिविलेज के, बहुत गरीब घर के बच्चों फैमिलीज़ के बच्चे हैं कि उनकी जो मदर्स है वो हाउस मेड है या कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं या वेजिटेबल सेल करने, इस तरीके के बच्चे हैं। क्योंकि वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट एक इतनी टफ है, वेट लिफ्टर बनने के लिए मन से और दिमाग से, दोनों से स्ट्रांग होना ज़रूरी है। कि अभी जिम में जाके अगर हम लोग 1 घंटा वर्कआउट करते तो थक जाते हैं, तो हम लोग 10-10, 12-12 घंटा लोहे के साथ फाइट करते हैं। तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है जब वो वेट उठाती हैं, और धीरे धीरे जब उनकी परफॉर्मेंस बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस आती है। और बॉयज़ एंड गर्ल्स को मैंने एक साथ ट्रेनिंग कराती हूँ, तो उनका जो जेंडर डिफरेंस है वो भी ख़त्म हो जाता है। उनको फील आना चाहिए कि भी इक्वली हम लोग साथ में हैं। एंड अभी तो खेलो इंडिया में गोल्ड लिया, एंड जूनियर नेशनल में सिल्वर गोल्ड लिया, और कुछ बॉयज़ ने स्कूल गेम्स में मेडल लिया स्टेट लेवल में। अभी मेरा 4था साल शुरू हुआ, 3 साल ही हुआ मेरा एकेडमी करते हुए। तो कोई भी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लिए आपको 6 से 7 साल लगता है, तो और 3-4 साल में मेरे बच्चे इंटरनेशनल्स के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके बच्चे 2024 में हमको दिखेंगे पेरिस में? इतना वो तो अर्ली है, 24 तो, क्योंकि अभी नेशनल लेवल में ही पहुंचे हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल में मेडल लाना पड़ेगा, फिर वर्ल्ड का क्वालिफाइंग करेंगे, फिर ओलंपिक्स का। तो मुझे लगता है कि 4 साल और, ये वाला नहीं, नेक्स्ट ओलंपिक्स तक 2028 तक तैयार हो सकते हैं। मैम अभी आप बोल रहे थे शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि 2 किलो के लिए आपको गोल्ड नहीं मिला है। अपने स्नैच कैटेगरी में 110, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और क्लीन एंड जर्क में 130 किया था। कैलकुलेशन में क्या गलती हुआ था वो? एक्चुअली मेरा 130 सेकेंड लिफ्ट था, एक लिफ्ट मेरा बाकी रह गई थी। तो अगर मैं 132 या 35 देते तो भी मेरा ही गोल्ड था। लेकिन कोचेस ने मेरे को 137.5 दिया, मतलब 7.5 किलो लास्ट लिफ्ट में जंप किया। नॉर्मली वेट लिफ्टिंग में ये होता है कि लास्ट आपके पास एक ही चांस रहता है, तो मैक्सिमम 2.5 kg से ज़्यादा जंप नहीं देते, क्योंकि उसके बाद कोई चांस ही नहीं है। एंड 2.5 kg देने के बाद भी मेरा ही गोल्ड था, तो उन्होंने 7.5 किलो क्यों दिया, ये कैलकुलेशन मेरे को अभी भी नहीं समझ में आती। इस बार जब मीराबाई चानू ने सिल्वर लाए वेट लिफ्टिंग में, मेरा आपसे बात भी हुआ था, ओवर द फोन बात हुआ था। तो मैम कैसा लगा था आपको कि चलो वो जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म हुआ, और मीराबाई ने क्या आपसे बात किया उसके बाद? यस, मेरे से बात किया, उससे पहले भी उसने मेरे से बात की, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस थी। एंड उसका मेडल आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा वेट लिफ्टिंग धीरे धीरे डिफेम होती जा रही थी, एंड ज़्यादा दूसरे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो अगर ये सीनियर चेंज करना है और यंग गर्ल्स को मोटिवेट करना है, ज़्यादा बच्चे वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेशन करना है, तो एक मेडल आना ज़रूरी है। तो ये मेडल आने की वजह से हमारा जो वेट लिफ्टिंग है दोबारा स्ट्रीमलाइन में आ रहा है। एंड स्पेशली वेट लिफ्टिंग में इंडिया में बहुत टैलेंट है, अगर हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम उनको देंगे। अभी जो मेरा एकेडमी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 300 बच्चों का है, एंड विद इन 3-4 मंथ्स में मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैंने ऑल ओवर इंडिया में स्काउटिंग करके मैं बच्चों को लेके जाके वहाँ ट्रेन कराऊंगी, तो उसमें आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आएगा।
मीराबाई चानू को छोड़ के आगे आप किसको और देखेंगे, और 2-3 प्रॉमिसिंग कौन हो सकता है जो इंडिया को मेडल ला के दे सकता है? अभी काफ़ी अर्ली होगा ये कहना, क्योंकि एकदम से उसकी पीछे तो मुझे अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन जूनियर बच्चे हैं, वो कितनी पॉलिश कर पाएंगे, कितना परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाएंगे, उनकी कोचेस उनके ऊपर कितना मेहनत करेंगे, वो देखना पड़ेगा। हम 2004 की ओलंपिक्स में शायद आप खेल नहीं पाए उस बार। Yes. तो उस बार क्या हुआ था, क्योंकि आप तो बिल्कुल तैयार भी थे जितना मुझे पता है आप खेलने नहीं, के लिए। मैं बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस था, लेकिन 2004 जाने से पहले हमारा कैंप बैंगलोर में थी, तो वहाँ मेरा बैक इंजरी हुआ था, स्पाइन में L4, L5, L3 में। वो स्पाइन में क्रैक होके उसके अंदर से जल बाहर आ रहा था, जिसको कि वो नाप्स को टच कर रही थी। तो उससे मेरे को पेन हुआ, तो बेंगलुर में जो लोकल हॉस्पिटल्स में मेरे को स्पाइन में इंजेक्शंस वगैरह दी है, ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गया। फिर मैंने अच्छा ट्रेनिंग कर रही थी, एंड इवन मैं जिस दिन एथेंस के लिए मैं फ़्लाइट में बैठ रही थी, उस दिन भी मैं जो परफॉर्मेंस 80% करके गई हूँ, अगर वो भी रिपीट होता तो वहाँ मेरा गोल्ड नहीं है तो सिल्वर ब्रॉन्ज तो आता। लेकिन वहाँ जब मैं लैंड हुई, फर्स्ट डे ट्रेनिंग किया, दोबारा मेरा ये पेन शुरू हो गई। वहाँ जाके MRI वगैरह किया, तो फिर वहाँ के डॉक्टर्स ने मुझे अलाउड नहीं किया। उन्होंने बोला कि अगर आप तुरंत आप वेट्स उठाओगे तो आपको पैरालाइज भी हो सकता है, काफ़ी सीरियस इंजरी है, पहले आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसलिए वहाँ एथेंस में मैं कर नहीं पाई। उसके बाद हमने देखे कि कर्णम मालेश्वरी धीरे धीरे स्पोर्ट्स से और नहीं खेल पाए, क्योंकि आप उसके तुरंत बाद ही शायद रिटायरमेंट भी अपने ले लिए थे। हाँ, उसके बाद फिर एक्चुअली उसके बाद भी मैंने कोशिश की, लेकिन जब भी मैं परफॉर्म करने लगती थी पिक में जाके, क्योंकि एक्चुअली क्या है, स्पाइन हमारा मेन वो है कि जब हम वज़न उठाते हैं तो टोटल स्पाइन पे आता है। तो जितनी भी मर्जी ट्रीटमेंट कराओ, जब हेवी वेट्स उठाते हैं तो दोबारा वो बिल्कुल बार बार आ रहा था। तो फिर डॉक्टर्स ने फिर मेरे को बोला कि बेटर है कि आप रुक दो। फिर मैंने अपनी कोचिंग पे शुरू कर दी। और मैम आगे का सिर्फ स्काउटिंग का ही प्लान है, और क्या स्पोर्ट्स को लेकर इन टोटलिटी में आपका कुछ प्लानिंग है, स्पेशल कुछ प्लान है? अब बहुत प्लान्स हैं, क्योंकि अभी तक तो पहले मेरा एकेडमी में फोकस थी, अब मैं एज ए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बनी हूँ। तो अब अभी जून में हम लोग स्पोर्ट्स स्कूल शुरू करने वाले हैं। 6th क्लास से 9th क्लास बच्चों का, 250 बच्चों का ऑल ओवर इंडिया में स्काउटिंग करके हम लोग क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो अब मेरा सिर्फ वेट लिफ्टिंग पे नहीं है, दूसरी स्पोर्ट्स पे भी फोकस है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो यूनिवर्सिटी है और मेरा जो स्पोर्ट्स स्कूल के बच्चे हैं वो भी उसी लेवल तक जाए, इंटरनेशनल और ओलंपिक तक। तो ये सब प्लान्स है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। আমরা কথা বললাম कर्णम मालेश्वरीর সাথে। জীবনের সবথেকে বড় রিগ্রেট 2 কেজির জন্য উনি গোল্ড মিস করেছিলেন। একটা ক্যালকুলেশনে ভুল হয়েছিল, তার জন্য 240 কেজি উনি যেটা তুলেছিলেন 242 হলে গোল্ড পেতে পারতেন। কিন্তু আগামী প্রজন্মকে তিনি তৈরি করতে চান যাতে তারা গোল্ড নিয়ে আসতে পারে। দেখতে থাকুন জি 24 ঘন্টা। এবার যার কথা শোনাবো আপনাদের, তিনি এসে দাঁড়ালেন আর চারপাশের ছবিটা এক লহমায় বদলে গেল। অলিম্পিকের মঞ্চে তার পদক জয় এদেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতটাকে আমূল বদলে দিল। ভারোত্তোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সে তিনি সূচনা করেছেন সম্পূর্ণ নতুন এক যুগ। তিনি कर्णम मालेश्वरी। প্রতিদিন এদেশের মেয়েদের সামাজিক নানা ক্ষেত্রে দুর্বহ ভার বহন করেই এগোতে হয়। कर्णम मालेश्वरीও দুর্বহ ভার বহন করেই এগিয়ে যান। তিনি ভারোত্তোলক। ভারোত্তোলন সাধনার মধ্যে দিয়ে कर्णम এগিয়ে দেন তার দেশকে, দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রকে, তার দেশের নারী সমাজকেও। 2000 সালের সিডনি অলিম্পিক্সে অসামান্য কৃতিত্ব করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের कर्णम मालेश्वरी। তিনি ভারতের প্রথম মহিলা যিনি অলিম্পিক পদক জয় করেন। 1995 সালে পেয়েছেন রাজীব গান্ধী খেলরত্ন, 1999 সালে পেয়েছেন পদ্মশ্রী। ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সকে নতুন দিশা দেখিয়েছেন দ্য আয়রন লেডি कर्णम मालेश्वरी। অলিম্পিক পদক জয়ের জেরে ভারতীয় মহিলাদের
খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ ক্রমশ বাড়তে থাকে। মেয়েদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রটা আরও বিস্তৃত হয়। কারনাম পথ বেঁধে না দিলে ভারত হয়তো পেতই না মীরাবাই চানু, লাভলিনা বা পিভি সিন্ধুদের। তার জীবনের নানান কৃতিত্বের মধ্যে নানান অর্জনের আলো ঠিকরে পড়ে। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের পাইওনিয়ার লেডি কারনাম মালেশ্বরীর হাতে তুলে দেওয়া হলো জি24 ঘন্টার স্বয়ংসিদ্ধা 2022 সম্মান। তাকে সম্মানিত করে আমরাও সম্মানিত। মঞ্চে ডেকে নেব শ্রীহরি গোল্ড প্লেটেড জুয়েলারির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার অনুপ কুমার সাউকে। আমাদের সঙ্গে লিলি চক্রবর্তী রয়েছেন এই সম্মান প্রদানের জন্য। কারণ মালেশ্বরীর হাতে উত্তরীয় মেমেন্টো এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।